यूनिट 1 शिक्षण अभिवृत्ति टीचिंग एप्टीट्यूड। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाला व्यक्ति इस प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान तथा कौशल को अर्जित कर लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। इस प्रकार शिक्षण मानवीय मूल्यों को विकसित करता है। शिक्षण अभिवृत्ति शिक्षण की एक नैसर्गिक प्रक्रिया है जिसमें एक शिक्षक विद्यार्थी के व्यवहार को समाज की आवश्यकताओं एवं विचारों के अनुरूप विकसित करने का प्रयास करता है। शिक्षण अभिवृत्ति दो शब्दों अर्थात शिक्षण और अभिवृत्ति से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है एक शिक्षक में विद्यार्थी को पढ़ाने वाले गुणों का पाया जाना। दूसरे शब्दों में शिक्षण अभिवृत्ति से तात्पर्य शिक्षण प्रदान करने की कला से है, अर्थात एक शिक्षक किस प्रारूप में अपने ज्ञान से अपने शिक्षार्थी में ज्ञान का अंतरण करता है, कक्ष के वातावरण को बेहतर बनाते हुए अन्य सभी विद्यार्थियों को अधिगमजन्य वातावरण उपलब्ध कराता है एवं भविष्योन्मुखी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षण अभिवृत्ति की निर्धारित मर्यादा का पालन कराता है। शिक्षण की अवधारणाएं कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। विस्तृत रूप से शिक्षा का तात्पर्य औपचारिक या अनौपचारिक रूप से आजीवन सीखते सिखाते रहना है, किंतु संकुचित रूप में शिक्षा का अर्थ औपचारिक रूप से किसी शिक्षण संस्था में शिक्षा ग्रहण करने से है। वर्तमान शिक्षा परिवेश में शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थी में अधिगम को उत्पन्न करके सिखाना है, न कि बलपूर्वक ज्ञान को मस्तिष्क में बिठाना है। शिक्षण का सामान्य अर्थ शिक्षा प्रदान करना है, जबकि शाब्दिक अर्थ सिखाना या सीख देना है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक विद्यार्थी को नए ज्ञान देकर शिक्षित करता है। शिक्षण की परिभाषाएं। शिक्षण के द्वारा ही शिक्षार्थी नवीन ज्ञान का अर्जन करता है। इस संदर्भ में विद्वानों ने निम्नलिखित परिभाषाएं दी हैं। रियांस के अनुसार दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। गेज के अनुसार शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। बीओ स्मिथ के अनुसार अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षण से मेरा अभिप्राय बच्चे व मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुण का सर्वांगीण विकास करना है। फिलिप्स के अनुसार शिक्षण वह संस्था है जिसका केंद्रीय तत्व ज्ञान का संग्रह करना है। रेमंड के अनुसार शिक्षण को विकास की वह प्रक्रिया कहकर परिभाषित किया जा सकता है जिसमें मनुष्य बचपन से प्रौढ़ावस्था तक अनेक प्रकार से अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पर्यावरण में से अनुकूलता करना सीखता है। शिक्षण के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षा अपूर्ण कहलाती है। शिक्षण के लिए उद्देश्य होना आवश्यक है। यदि शिक्षण समाज की आवश्यकताओं एवं लक्ष्योन्मुखी नहीं होगा तो गतिशील समाज का निर्माण नहीं हो पाएगा। अतः शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। बालक की क्षमता का विकास करना, सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों का विकास करना, जीवन शैली को व्यापक बनाना, ज्ञानार्जन के अनुसार जीविकोपार्जन करना, बालकों में क्रियाशीलता का विकास करना तथा उन्हें क्रिया करने का अवसर प्रदान करना, बालकों या विद्यार्थियों में सृजनात्मक क्षमता का विकास करना तथा उन्हें सृजनात्मक कार्य के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को दिए गए सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप से प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों में आपसी सहयोग की भावना को उत्पन्न करना एवं सहनशीलता का भाव पैदा करना, परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं को ढालने हेतु अनुकूल बनाना एवं समक्ष समस्या का निदान प्रस्तुत करना आदि शिक्षण के उद्देश्य हैं। शिक्षण का स्तर लेवल ऑफ टीचिंग। शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षा का क्रियात्मक एवं व्यवहारिक रूप देखा जाता है। शिक्षण इस प्रक्रिया में प्रभावी शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। शिक्षक इस प्रक्रिया में प्रभावी शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है।
जिससे कि छात्र आसानी से ज्ञान अर्जन कर अपने व्यवहार एवं व्यक्तित्व में सुधार कर सके। यहाँ प्रभावी शिक्षा शिक्षण के स्तर को दिखाती है, अर्थात शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षण कार्य का स्तर क्या होना चाहिए, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि शिक्षण का उचित स्तर ही प्रभावी शिक्षण को हो सकता है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि शिक्षण का उचित स्तर ही प्रभावी शिक्षण हो सकता है। यह शिक्षक की योग्यता, अधिगम अनुभवों की प्रकृति, शिक्षण अधिगम की वातावरण, परिस्थितियाँ आदि कारकों पर निर्भर करता है। अतः शिक्षा के स्तर को निर्धारित करने के लिए विद्वानों एवं शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने 3 स्तर निर्धारित किए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला स्तर स्मृति स्तर या स्मरण शक्ति स्तर की शिक्षण व्यवस्था, इसे हर्बर्ट शिक्षण मॉडल भी कहते हैं। स्मृति स्तर या स्मरण शक्ति स्तर हर्बर्ट शिक्षा मॉडल क्या कहता है? इसे इंग्लिश में मेमोरी लेवल हर्बर्ट टीचिंग मॉडल भी कहते हैं। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का सबसे निचला स्तर होता है। इसमें शिक्षण का कार्य केवल स्मृति पर निर्भर होता है, अर्थात इसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों ही सबसे निम्न मानसिक धरातल पर अपनी शिक्षण प्रक्रिया को पूरा करते हैं। अतः इसे स्मृति का स्तर या शिक्षण भी कहा जाता है। स्मृति स्तर के शिक्षण के निष्पादन का बुद्धि से सहसंबंध नहीं होता है, परंतु इस स्तर के शिक्षण से बौद्धिक व्यवहार के विकास में सहायता मिलती है। इस स्तर के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य दिए गए विषय सामग्रियों को रट लेना होता है। इसमें छात्र बिना सोचे समझे विषय सामग्री को रट लेते हैं। यहाँ बौद्धिकता का स्तर काफ़ी निम्न होता है, इसलिए इस स्तर पर उचित स्तरीय पाठ्य सामग्रियों का उपयोग नहीं किया जाता है। यह स्तर अन्य विचारवानों स्तरों के लिए आधारशिला प्रदान करता है। स्मृति स्तर के शिक्षण में संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम तथा अनुक्रिया का पर महत्व दिया जाता है। प्रश्नोत्तर विधि इसमें कोई महत्व नहीं रखती है। स्मृति स्तर के प्रारूप को और अधिक स्पष्ट करने के लिए स्मृति स्तर के मॉडल के प्रारूप का वर्णन निम्नलिखित है। स्मृति स्तर के शिक्षण का मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। स्मृति स्तर के शिक्षण मॉडल का वर्णन हर्बर्ट ने किया है। इस मॉडल के प्रारूप का वर्णन 4 पक्षों में किया जाता है। पहला, उद्देश्य। स्मृति स्तर के शिक्षण का उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित क्षमताओं का विकास करना है। मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण, तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना, सीखे हुए तथ्यों का प्रत्यास्मरण रखना, सीखे हुए ज्ञान का प्रत्यास्मरण करना तथा पुनः प्रस्तुत करना। स्मृति के शिक्षण मॉडल का प्रारूप ऐसा होना चाहिए जिसके द्वारा उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। दूसरा है संरचना, स्ट्रक्चर। हर्बर्ट ने शिक्षण प्रक्रिया में प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया है। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली स्मृति स्तर के शिक्षण को संरचना का प्रारूप प्रदान करती है। हर्बर्ट के 5 सोपान इस प्रकार हैं। पहला, तैयारी करना, योजना या फिर इसे प्रिपरेशन कहते हैं। शिक्षक पाठ्य वस्तु के सार्थक विचारों को अपने चेतन मस्तिष्क में लाता है और छात्रों को उन तथ्यों के लिए अनुभव प्रदान करता है जिससे छात्र उन तथ्यों को प्रत्यास्मरण कर सके। इसके लिए शिक्षक को प्रस्तुतिकरण के पूर्व तैयारी करनी होती है। दूसरा, प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन। शिक्षक नवीन तथ्यों को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। नवीन ज्ञान को प्रस्तुत करने में यह ध्यान रखा जाता है कि उसका छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित किया जा सके। प्रस्तुतिकरण में शिक्षक के कार्य सुनिश्चित होने चाहिए तथा शिक्षक को पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करना चाहिए। प्रस्तुतिकरण के प्रारूप की 3 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। पहला, सुनिश्चितता। प्रशिक्षण में पाठ्य वस्तु का रूप निश्चित होता है। दूसरा, पूर्वकथनीयता।
प्रस्तुतिकरण द्वारा किसी प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाएगा प्रस्तुतिकरण द्वारा किस प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाएगा, इसका कथन पहले ही कर लिया जाता है। ज्ञान के स्वरूप का अवलोकन। ज्ञान के विशिष्ट रूप का प्रस्तुतिकरण ऐसा हो जिसका अवलोकन हो सके, अर्थात देखा जा सके। तुलनात्मक एवं समरूपता, कंपैरिजन एंड सिमिलरिटी। यदि शिक्षक प्रथम 2 सोपानों का अनुसरण भली प्रकार कर चुका है, कौन कौन से? तैयारी करना, योजना या प्रिपरेशन कहते हैं जिसे, दूसरा प्रेजेंटेशन। इन दोनों सोपानों का अनुसरण भली भांति प्रकार कर चुका है, तब छात्र नवीन तथ्यों को समानता की तुलना कर सकते हैं, नए तथा पुराने विचारों में संबंध भी स्थापित कर सकते हैं और उनमें सम्मिलित तथ्यों का चयन कर सकते हैं। चौथा, सामान्यीकरण, जिसे जनरलाइजेशन भी कहते हैं। इस सोपान के अंतर्गत छात्र 2 या 2 से अधिक तथ्यों में सम्मिलित तत्वों को बताने का प्रयास कर सकता है और उनके आधार पर कोई सिद्धांत निकाल सकता है, जिसको सामान्यीकरण कहते हैं। उपयोग, एप्लीकेशन, नवीन सीखे हुए ज्ञान एवं सिद्धांत का अन्य तथ्यों अथवा समस्याओं के समाधान में प्रयोग होता है। अतः शिक्षक को ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे छात्र सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग कर सके। हमने एम देख लिया, संरचना देख लिया। संरचना में हर्बर्ट के 5 सोपान देख लिए, जो है कि है प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, तुलना एवं समरूपता, जिसे कंपैरिजन एंड सिमिलरिटी कहते हैं। चौथा सामान्यीकरण और 5वां उपयोग। अब इसका तीसरा है उद्देश्य। संरचना के बाद सामाजिक प्रणाली, जिसे सोशल सिस्टम कहते हैं। शिक्षण एक सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक व्यवस्था का विशेष महत्व है। छात्र और शिक्षक इसके सदस्य होते हैं। शिक्षक का मुख्य कार्य पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण करना, छात्रों की क्रियाओं को नियंत्रित करना तथा उनको अभिप्रेरण प्रदान करना है। छात्र का स्थान शिक्षण में गौण होता है। वह केवल श्रोता का कार्य करता है और शिक्षक को आदर्श मानकर उसका अनुसरण करता है। चौथा है मूल्यांकन प्रणाली। स्मृति स्तर के शिक्षण मॉडल में हमने उद्देश्य देखा, संरचना देखा, सामाजिक प्रणाली देखा। अब चौथा है मूल्यांकन प्रणाली, जिसे इवैल्यूएशन सिस्टम भी कहते हैं। स्मृति स्तर के शिक्षण का मूल्यांकन मौखिक तथा लिखित परीक्षाओं द्वारा किया जाता है। परीक्षा में रटने की, स्मरण करने की क्षमता पर ही अधिक बल दिया जाता है। इसके लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण में प्रत्यास्मरण होने वाले पदों एवं अन्य संबंधित पदों आदि का प्रयोग किया जाता है। स्मृति स्तर के शिक्षण के लिए सुझाव। स्मृति स्तर के शिक्षण को अधिक उपादेय तथा प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। पहला, पुनरावृत्ति एक लक्ष्य में की जानी चाहिए। पाठ्य पुस्तक को सार्थक बनाया जाए। प्रत्यास्मरण तथा पुनः प्रस्तुतिकरण का अधिक अभ्यास किया जाना चाहिए। पाठ्य वस्तु क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत की जाए। थकान के समय शिक्षण नहीं होना चाहिए। समग्र पद्धति का ही प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण के सभी बिंदुओं को समग्र रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। अभ्यास के लिए अधिक समय दिया जाना चाहिए। स्मृति स्तर का शिक्षण केवल तथ्यों को रटने तथा ज्ञान उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु बोध तथा चिंतन स्तर के शिक्षण सहायक में भी होता है तथा यह उनके लिए आधार प्रदान करता है। हमने देख लिया क्या? स्मृति स्तर। अब हम बोध स्तर या समझ स्तर, जिसे मॉरिसन शिक्षण मॉडल कहते हैं, जिसे इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग लेवल या मॉरिसन शिक्षण मॉडल कहते हैं। शिक्षण अधिगम का यह स्तर स्मृति स्तर से थोड़ा ऊंचा होता है। इस स्तर पर पाठ्य सामग्री को रटने के बजाय ज्ञान को अच्छी तरह समझने का प्रयास किया जाता है। इस स्तर को शिक्षण में छात्रों के मानसिक शक्तियों के विकास के अवसर स्मृति स्तर से अधिक होता है। अतः इस स्तर पर छात्रों को इस प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाता है जिसका व्यवहारिक जीवन में उपयोग हो। इस स्तर पर छात्रों को
किसी नियम व सिद्धांत की जानकारी देने के साथ उसके व्यवहारिक उपयोग को भी बताया जाता है। इस प्रकार यह स्तर केवल ज्ञान पर बल न देकर उसके पूर्ण बोध पर बल देता है, जिसे छात्र जो भी ज्ञान प्राप्त करे उसे समझ सके तथा उसका व्यावहारिक जीवन में प्रयोग कर सके। बोध स्तर के शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि इससे पूर्व स्मृति स्तर पर शिक्षण हो चुका हो। इसके बिना बोध स्तर शिक्षण सफल नहीं हो सकता। शिक्षक इस स्तर पर छात्रों को सामान्यीकरण सिद्धांतों तथा तथ्यों के संबंध का बोध कराता है और शिक्षण प्रक्रिया को अर्थपूर्ण तथा सार्थक बनाता है। बोध स्तर के शिक्षण में शिक्षक छात्रों के समझ पाठ्य वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि छात्रों को बोध के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले और छात्रों में आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न हो। इस प्रकार के शिक्षण में शिक्षक और छात्र दोनों ही काफ़ी सक्रिय रहते हैं। बोध स्तर के शिक्षण का मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण मॉडल को 4 स्तरों में प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार क्या था, स्मृति स्तर के शिक्षण को किसने प्रस्तुत किया था? हर्बर्ट ने 4 पक्षों में जिस प्रकार से बताया था उसी प्रकार मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण मॉडल को प्रस्तुत किया है। उसका पहला है उद्देश्य, जिसे एम कहते हैं। मॉरिसन ने प्रतिमान का उद्देश्य बोध स्तर पर शिक्षण कार्य पूर्ण करना है। इसमें शिक्षण की क्रियाओं द्वारा तथ्यों के रहने पर ही बल नहीं दिया जाता है, अपितु पाठ्य वस्तु की समझ पर अधिक बल दिया जाता है। साथ ही छात्रों के व्यक्तित्व के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। अतः इस स्तर के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य छात्रों में नियमों, सिद्धांतों आदि की पूरी समझ विकसित करना होता है। एम के बाद हम देखते हैं दूसरा, संरचना या स्ट्रक्चर। मॉरिसन ने बोध स्तर की शिक्षण व्यवस्था को 5 सोपानों में विभाजित किया है। इन 5 सोपानों का अनुसरण करने में बोध स्तर के लिए शिक्षण तथा अधिगम की परिस्थितियां उत्पन्न की जा सकती हैं। इन 5 सोपानों का क्रम इस प्रकार है। पहला है अन्वेषण, जिसे एक्सप्लोरेशन भी कहते हैं। इस सोपान में निम्नलिखित क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए परीक्षण किया जाता है और प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हें पूर्व व्यवहार भी कहते हैं। दूसरा है शिक्षक पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करके उसके अवयवों को क्रमबद्ध रूप से तर्कपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करता है। इस संदर्भ में यह ध्यान रखना होता है कि पाठ्य वस्तु का क्रम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वैध होना चाहिए। अन्वेषण की तीसरी क्रिया में शिक्षक यह निश्चित करता है कि नवीन पाठ्य वस्तुओं की इकाइयों को किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए। तो हमने देख लिया संरचना में अन्वेषण सबसे पहला, ये 5 सोपानों में से पहला था। अब दूसरा है प्रस्तुतिकरण, जिसे प्रेजेंटेशन कहते हैं। पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण में शिक्षक अधिक क्रियाशील रहता है और उसके प्रमुख रूप से निम्नलिखित 3 क्रियाएं करनी पड़ती हैं। शिक्षक को नवीन पाठ्य वस्तु को छोटी इकाइयों में प्रस्तुत करना पड़ता है। प्रस्तुतिकरण के साथ साथ शिक्षक छात्रों की समस्याओं का निदान भी करता है कि नवीन पाठ्य पुस्तक का उन्हें बोध हुआ है अथवा नहीं, और कक्षा के कितने छात्र पाठ्य वस्तु को नहीं समझ सके हैं। निदान के आधार पर शिक्षक तत्काल यह निर्णय लेता है कि पाठ्य वस्तु की पुनरावृत्ति तब तक की जानी चाहिए जब तक अधिकांश छात्र नवीन पाठ्य पुस्तक को पूर्ण रूप से समझ न लें। नवीन पाठ्य वस्तु की पुनरावृत्ति कक्षा में 3 बार तक की जा सकती है। हमने देख लिया प्रस्तुतिकरण। अब हम देखते हैं अनुकूलन, जिसे अडेप्टेशन कहते हैं। जब छात्र प्रस्तुतिकरण की परीक्षा को उत्तीर्ण कर ले तब उन्हें अनुकूलन की ओर अग्रसर करना चाहिए। अनुकूलन की निम्नलिखित विशेषताएं। अनुकूलन पाठ्य वस्तु की गहनता पर बल देता है। अनुकूलन के समय छात्रों की व्यक्तिगत क्रियाओं को अधिक अवसर दिया जाता है। प्रत्येक छात्र अपनी आवश्यकता अनुसार अध्ययन करता है। अनुकूलन के समय छात्रों को पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला में स्वयं अधिक कार्य करना पड़ता है। अनुकूलन के लिए
गृह कार्य दिए जाते हैं ताकि अनुकूलन के क्रम एवं विकास को समझा जा सके। अनुकूलन के समय छात्र और शिक्षक दोनों ही अधिक क्रियाशील रहते हैं। शिक्षक का मुख्य कार्य छात्रों को निर्देश देना और उनकी क्रियाओं का पर्यवेक्षण करना है। चौथा है अनुकूलन के बाद व्यवस्था या सिस्टम। जब छात्र स्वामित्व परीक्षा में सफल हो जाता है तब अनुकूलन का कालांश समाप्त हो जाता है। इसके बाद छात्र व्यवस्था कालांश अथवा वर्णन कालांश में प्रवेश करता है। यह पाठ्य वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है कि छात्र अनुकूलन के बाद व्यवस्था की ओर अथवा वर्णन की ओर अग्रसर हो। मॉरिसन के व्यवस्था कालांश से तात्पर्य छात्र द्वारा पाठ्य वस्तु को अपनी भाषा में लिखित रूप में प्रस्तुत करने से है। अतः व्यवस्था सोपान में यह सुनिश्चित किया जाता है कि छात्र पाठ्य वस्तु की प्रमुख इकाइयों को लिखित रूप में बिना किसी सहायता के पुनः प्रस्तुत कर सकता है अथवा नहीं। पांचवा है डिस्क्रिप्शन या वर्णन। वर्णन कालांश डिस्क्रिप्शन पीरियड में प्रत्येक छात्र मौखिक रूप से पाठ्य वस्तु को शिक्षक तथा अपने साथियों के समक्ष प्रस्तुत करता है। वह सीखे हुए विषय को सारांश रूप में भी प्रस्तुत करता है। मॉरिसन के स्वामित्व वर्णन की योजना के अनुसार इसमें प्रत्येक दिन का वर्णन कालांश में होता है। वर्णन स्तर को लिखित रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। हमने देख लिया क्या बौद्ध स्तर के शिक्षण मॉडल का उद्देश्य। संरचना में उसके 5 सोपान जो हैं एक्सप्लोरेशन अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन, अनुकूलन या अडेप्टेशन, व्यवस्था या सिस्टम और पांचवा है वर्णन या डिस्क्रिप्शन। अब इसका तीसरा भाग है सामाजिक प्रणाली या सोशल सिस्टम। बौद्ध स्तर के शिक्षण की सामाजिक प्रणाली विभिन्न सोपानों में बदलती रहती है। प्रस्तुतिकरण सोपान में सामाजिक प्रणाली स्मृति के समान होती है। शिक्षक छात्रों के व्यवहारों को नियंत्रित करता है। शिक्षक अधिक क्रियाशील रहता है, परंतु अनुकूलन कालांश में सामाजिक प्रणाली बदल जाती है। इसमें छात्र और शिक्षक दोनों ही अधिक क्रियाशील रहते हैं। शिक्षक निर्देश देता है और छात्र की स्वतः अभिप्रेरणा अधिक महत्वपूर्ण कार्य करती है, जबकि प्रस्तुतिकरण में शिक्षक छात्रों को अभिप्रेरणा देता है। इस प्रकार बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार की अभिप्रेरणा का प्रयोग किया जाता है। अब चौथा है मूल्यांकन प्रणाली। बौद्ध स्तर के शिक्षण में कई स्तरों पर मूल्यांकन किया जाता है। अनुकूलन में प्रवेश करने के लिए प्रस्तुतिकरण की परीक्षा पास करना आवश्यक होता है। व्यवस्था अथवा वर्णन के लिए अनुकूलन परीक्षा उत्तीर्ण कर लेना आवश्यक होता है। व्यवस्था कालांश के अंत में लिखित परीक्षा को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि वर्णन में मौखिक परीक्षा प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार बौद्ध स्तर के शिक्षण के विभिन्न सोपानों के अनुसरण में मूल्यांकन को ही आधार माना जाता है। इसमें मौखिक तथा लिखित परीक्षाओं को प्रयुक्त किया जाता है। परीक्षण में पाठ्य वस्तु के स्वामित्व को विशेष महत्व दिया जाता है। बौद्ध स्तर के शिक्षण के लिए सुझाव। स्मृति स्तर शिक्षण की परीक्षा में सफल होने पर ही छात्र को बौद्ध स्तर के शिक्षण में प्रवेश दिया जाए। बौद्ध स्तर के सोपानों का अनुसरण समुचित ढंग से किया जाए। बौद्ध स्तर के विभिन्न सोपानों की परीक्षाओं में सफल होने पर ही अगले सोपान में प्रविष्ट किया जाए। उदाहरण के लिए प्रस्तुतिकरण की परीक्षा में सफल होने पर ही अनुकूल कालांश में प्रवेश कराने की अनुमति दी जाए। शिक्षक को पाठ्य वस्तु में तल्लीन होने के साथ साथ छात्रों को मनोवैज्ञानिक ढंग से अभिप्रेरणा भी देनी चाहिए। शिक्षक को छात्र के आकांक्षा स्तर को उठाने का भी प्रयास करना चाहिए, जिससे छात्रों में अध्ययन के प्रति लगन हो सके। इस स्तर की शिक्षण व्यवस्था की समस्याओं को ध्यान में रखकर उनके लिए समाधान भी ज्ञात करने चाहिए। यहाँ पर हमारा बौद्ध स्तर का शिक्षण मॉडल खत्म होता है। अब हम देखते हैं तीसरा विचारात्मक चिंतन स्तर, जिसे हंट शिक्षण मॉडल भी कहते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल हंट्स टीचिंग मॉडल। चिंतन मानव के विकास का महत्वपूर्ण पद है।
इस स्तर पर शिक्षक अपने छात्रों में चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति को बढ़ाता है, जिससे छात्र इन उपागमों के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। इस स्तर पर शिक्षण में स्मृति का बोध, दोनों स्तर का शिक्षण निहित होता है। यह शिक्षण का सर्वोत्तम स्तर है और पूर्णतया विचारवान है। इस प्रकार के शिक्षण में छात्र अपनी अभिव्यक्ति, धारणा, विचार, मान्यता तथा ज्ञान के अनुसार समस्या समाधान के लिए विचार तथा तर्क करते हुए नवीन ज्ञान की खोज करते हैं। यह एक उत्पादक स्थिति है जिसमें निर्माण, खोज, शोध व सृजन को महत्व दिया जाता है। इस स्तर पर छात्र स्वयं रुचि लेकर स्वेच्छा से चिंतन, मनन, तर्क व कल्पना करते हुए समस्या समाधान खोजते हैं और स्वयं को अधिक आत्मविश्वास वाला, क्रियाशील तथा सक्रिय छात्र बनाते हैं। इस स्तर पर शिक्षण छात्रों के बौद्धिक व्यवहार के विकास के लिए अवसर प्रदान करता है और सृजनात्मक क्षमताओं के विकास में सहायक होता है। इस प्रकार चिंतन स्तर के शिक्षण में स्मृति तथा बोध स्तर का शिक्षण निहित होता है। चिंतन स्तर या विचारात्मक स्तर के शिक्षण का मॉडल ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। हंट को चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रवर्तक माना जाता है, इसलिए शिक्षण स्तर के प्रारूप को हंट शिक्षण प्रतिमान भी कहा जाता है। चिंतन स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रारूप का अध्ययन 4 सोपानों में किया जाता है। पहला है इसका उद्देश्य, समस्या समाधान की क्षमताओं का छात्रों में विकास करना। छात्रों में आलोचनात्मक तथा सृजनात्मक चिंतन का विकास करना। छात्रों की मौलिक तथा स्वतंत्र चिंतन क्षमताओं का विकास करना। दूसरा है संरचना। चिंतन स्तर के शिक्षण की संरचना का प्रारूप समस्या की प्रकृति पर निर्धारित किया जाता है। समस्याएं 2 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिगत एवं सामाजिक। व्यक्तिगत समस्या के समाधान के लिए प्रमुख 2 रूप से 2 आयामों का अनुसरण किया जाता है। डीवी की समस्यात्मक परिस्थिति एवं कर्ट लेविन की समस्यात्मक परिस्थिति। डीवी की समस्यात्मक परिस्थिति। डीवी की समस्यात्मक समस्या को निम्न 2 परिस्थितियों में प्रस्तुत किया जाता है। पहला, व्यक्ति को इसमें लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में बाधाएं दिखाई देती हैं। इस पथरहित परिस्थिति कहते हैं। ऐसे में जब वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है और मार्ग में बाधाएं आ जाती हैं, तब उसे तनाव हो जाता है। इसलिए वह उन बाधाओं पर विजय पाने के लिए समाधान के विषय में सोचता है। इस प्रकार उसके सामने समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरा है, जब व्यक्ति को 2 लक्ष्य समान रूप से आकर्षित करते हैं, तब उसके सामने यह समस्या होती है कि किस उद्देश्य को प्राप्त किया जाए। इसे 2 नोक वाली परिस्थिति कहा जाता है। 2 समस्या आकर्षित करने वाले लक्ष्यों की परिस्थिति में व्यक्ति में तनाव की स्थिति हो जाती है कि वह उनमें से किस लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। इस प्रकार व्यक्ति के सामने समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। कभी ऐसे भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि एक ही लक्ष्य को 2 मार्गों से प्राप्त किया जा सकता है और दोनों ही मार्ग सुगम होते हैं। यहाँ व्यक्ति किस मार्ग का अनुसरण करे, यह तनाव की स्थिति हो जाती है और समस्यात्मक परिस्थिति का जन्म हो जाता है। हमने संरचना में समस्या के 2 प्रकार को देखा है, व्यक्तिगत एवं सामाजिक। व्यक्तिगत समस्या के समाधान के लिए डीवी की समस्यात्मक परिस्थिति का हमने अध्ययन कर लिया। अब दूसरा हम अध्ययन कर रहे हैं कर्ट लेविन की समस्यात्मक परिस्थिति। कर्ट लेविन का विचार है कि व्यक्ति का कोई न कोई लक्ष्य होता है जिससे उसका व्यवहार नियंत्रित होता है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना जीवन क्षेत्र होता है जिसकी प्रकृति सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक होती है। व्यक्ति और लक्ष्य की स्थिति तनाव उत्पन्न करती है जिससे समस्यात्मक परिस्थिति बन जाती है। हमने एम देखा, संरचना देखा, अब हम सामाजिक प्रणाली देखते हैं। चिंतन स्तर की सामाजिक प्रणाली स्मृति तथा बोध स्तर से बिल्कुल भिन्न होती है।
छात्र अधिक क्रियाशील रहता है, कक्षा का वातावरण खुला तथा स्वतंत्र होता है, सीखने की परिस्थितियाँ अधिक आलोचनात्मक होती हैं। इस स्तर पर छात्रों की स्वतः अभिप्रेरणा का अधिक महत्व होता है। छात्र समस्या के प्रति जितना अधिक संवेदनशील होगा, उतना ही उसके मौलिक चिंतन का अधिक विकास होगा। शिक्षक का कार्य उनके आकांक्षा स्तर को उठाना होता है। आकांक्षा स्तर ऊंचा होने पर ही उनकी आत्मिक उच्चता अधिक होती। इस स्तर पर सामाजिक अभिप्रेरणा का विशेष महत्व है। छात्र में अध्ययन के प्रति विशेष अनुराग उत्पन्न होगा। चिंतन स्तर पर शिक्षक का स्थान गौण होता है। शिक्षक के लिए वाद विवाद तथा सेमिनार आदि विधियां अधिक प्रभावशील होती हैं। मूल्यांकन प्रणाली इवैल्यूएशन सिस्टम। चिंतन स्तर के शिक्षण के प्रतिमान का मूल्यांकन करना कठिन होता है। चिंतन स्तर के शिक्षण की निष्पत्तियों के लिए निबंधात्मक परीक्षा अधिक उपयोगी होती है। इस स्तर की परीक्षा की व्यवस्था करते समय निम्नलिखित पक्षों को ध्यान में रखना चाहिए। छात्रों के अभिव्यक्ति तथा विश्वास का मापन किया जाए। अधिगम की क्रियाओं में छात्रों की तल्लीनता की भी जांच की जाए। छात्रों की समस्या समाधान प्रवृत्ति का भी मापन किया जाए। छात्रों की आलोचनात्मक तथा सृजनात्मक क्षमताओं के विकास का भी मूल्यांकन किया जाए। चिंतन स्तर के मूल्यांकन के शिक्षण के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा अधिक उपयोगी नहीं होती है। छात्रों की इस क्षमताओं के विकास का मूल्यांकन निबंधात्मक परीक्षा द्वारा किया जा सकता है। चिंतन स्तर के शिक्षण के लिए सुझाव। चिंतन स्तर पर शिक्षण के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इस स्तर के शिक्षण के पूर्व स्मृति स्तर तथा बोध स्तर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। प्रत्येक संबंधित सोपान का अनुसरण किया जाए। छात्रों का आकांक्षा स्तर ऊंचा हो। उनमें सहानुभूति, प्रेम और संवेदनशीलता होनी चाहिए। छात्रों को समस्याओं के प्रति तथा अपनी विषय वस्तु के संबंध में अधिक संवेदनशील होना चाहिए। चिंतन स्तर के शिक्षण का महत्व बताया जाना चाहिए। ज्ञानात्मक विकास की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। छात्रों को अधिक से अधिक मौलिक तथा सृजनात्मक चिंतन स्तर के लिए अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। शिक्षण का वातावरण प्रजातांत्रिक होना चाहिए। छात्रों को अधिक से अधिक सही चिंतन के लिए प्रेरित किया जाए।